दोस्तों, स्टडी विद योर दोस्त चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि आज से हम जीडी टॉपिक्स की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं और इसके अंदर जो पहला टॉपिक है डिमोनेटाइजेशन। अगर आपको पता होगा तो ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है जो हर साल रिपीट होता रहता है और न किसी शिफ्ट में आता ही रहता है। तो आज हम इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम पहले इसकी थीम पढ़ेंगे, फिर इसके प्रोस और कॉन्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इसकी थीम मतलब जो आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन के साथ में जो चीज़ बोलनी है उस थीम में आपको क्या बोलना होगा। तो इसमें ऐसा है कि ऑन 8 नवंबर 2016 इंडियन गवर्नमेंट demonetized 500 and 1000 rupee notes that were in circulation and announced the issuance of new 500 and 2000 rupees notes। इसका मतलब ऐसा है कि 8 नवंबर 2016 को इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, 500 और 1000 के नोटों का विमुद्रीकरण कर दिया जो कि सर्कुलेशन में थे और उनकी जगह से नया किसको लागू कर दिया। इश्यूएंस मतलब लागू करना, मतलब कौन से नोट्स लागू कर दिए गए, 500 और 2000 के नए नोट लागू कर दिए गए, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो बात करते हैं, However, this was not first time such a step has taken. The Indian government had demonetized banknotes on 2 prior occasions। मतलब ये पहला चांस नहीं था जब गवर्नमेंट ने इसके ऊपर चेंज किया है नोट्स को। इससे पहले 2 बार ऐसा चांस हो चुका है। जो पहला चांस था वो 1946 में था और जो सेकंड चांस था 1978 में था। और दोनों बार In both cases, the goal was taken to counterfeit notes and black money। यहाँ पे आएगा टेकल, क्या आएगा, टेकल आएगा, ठीक है। मतलब जो जाली नोट्स जो बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रहे हैं उनको टेकल करना और ब्लैक मनी को हैंडल करने के लिए ये कदम उठाया गया था, ठीक है। फिर इसके बाद में जो हम बात करेंगे जो ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं अपन, मतलब इसके पीछे क्या ऑब्जेक्टिव था गवर्नमेंट का कि ये डिमोनेटाइजेशन करना पड़ा। जिसके पीछे ऑब्जेक्टिव था वो क्या था, द ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बिहाइंड सच ए मूव वो टू मेक इंडिया करप्शन फ्री। मतलब पहला जो ऑब्जेक्टिव था वो करप्शन फ्री बनाना था इंडिया को, और दूसरा उसके साथ में टू नो अबाउट ब्लैक मनी होर्डिंग, जो ब्लैक मनी की जमाखोरी, होर्डिंग्स मतलब जो जमाखोरी थी जो ब्लैक मनी की, उनका पता लगाना। दूसरा टेकल काउंटरफिट नोट्स, जाली नोट्स के बारे में पता लगाना, ठीक है। और टू स्टॉप फ्लो ऑफ फंड्स फॉर टेररिज्म एक्टिविटी, जो आतंकवादी घटनाएं होती हैं उनके लिए जो फंड्स जाता है दूसरे देशों में या कोई भी जैसे होता है, उनकी जो फंड्स होती हैं उसको स्टॉप करने के लिए किया गया था। और मेक इंडिया ए कैशलेस इकोनॉमी एंड मेक पीपल पे देयर टैक्सेस, मतलब इंडिया को कैशलेस इकोनॉमी बनाना और पीपल्स को टैक्स भरने के लिए बाध्य करना है, उनको टैक्स भरने उनका पता लगाना कि कौन टैक्स नहीं भरता और कौन टैक्स भरता है, तो उसके बारे में पता लगाना भी इसका एक मोटिव था, ठीक है। अब बात करते हैं हम कि डिमोनेटाइजेशन के एम्स क्या थे, मतलब जिनके लिए गवर्नमेंट्स को ये पुट करना पड़ा उसके एम्स क्या क्या कहते हैं, जिसके बारे में आप इसके प्रोज में भी बोल सकते हैं, मतलब एडवांटेजेस में इसके बारे में बोल सकते हैं कि ये एडवांटेज इसके हुए अगर आप इसके फेवर में बोल रहे हैं, ठीक है। इट विल स्टॉप सर्कुलेशन ऑफ फेक करेंसी नोट्स इन और इकोनॉमी। इसका जो पहला एम था वो था कि इस डिमोनेटाइजेशन की वजह से जो फेक करेंसी का सर्कुलेशन था अपनी इकोनॉमी वो स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। जो सेकंड पॉइंट है वो क्या, द फंडिंग फॉर अनलॉफुल एक्टिविटीज़ लाइक टेररिज्म स्मगलिंग विल स्टॉप। जो सेकंड पॉइंट जो एम था उनका तो वो था कि जो अनलॉफुल टेररिज्म स्मगलिंग जो होती है उनके लिए जो फंडिंग होती है उसको स्टॉप करना इसका दूसरा एम था। और अगर तीसरे एम की बात करें तो इंडिया को करप्शन फ्री बनाना इसका तीसरा एम था। फिर जो नेक्स्ट एम था वो था कि जो जिन लोगों ने क्या कर रखे हैं हाई अमाउंट में ब्लैक मनी को अपने जमा कर रखा है 500 और 1000 के नोटों के रूप में, उनको अपनी इनकम दिखानी पड़ेगी, क्योंकि जिन्होंने अपने 500 और 1000 के नोट्स के छुपा रखा है उनको अपने नोट्स बदलाने के लिए उन नोट्स को बैंक पे जमा कराना पड़ेगा और उसके लिए बैंक को अपनी इनकम बतानी पड़ेगी, और अगर वो इनकम बता दे तो उनको उनका टैक्स पे करना पड़ेगा और उनके बारे में बाहर खुलासा हो जाएगा, ठीक है।
जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव था, मतलब जो मेन ऑब्जेक्टिव भी कह सकते हैं, वो क्या था, इंडिया को कैशलेस इकोनॉमी स्कीम इज टू मेक इंडिया ए कैशलेस इकोनॉमी, दिस इन टर्न हेल्प इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टू ट्रैक हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन। मतलब इंडिया को है ना कैश थ्रू कैश करते हैं ना अपन, उसकी बजाय कैशलेस इकोनॉमी बनाना था। इसके बदले में क्या होगा कि जो टैक्स डिपार्टमेंट को पता चल जाएगा कि हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा, जिससे उनको टैक्स पेयर्स के बारे में पता आसानी से चल जाएगा। ठीक है। और इसका जो नेक्स्ट एक और एम था वो क्या था, मोस्ट ऑफ द फेक मनी विल कम आउट ऑफ द सिस्टम। तो फेक मनी में तो जाली नोट्स का धंधा बहुत ज़्यादा फैल रहा था, जाली नोट्स बहुत ज़्यादा बाज़ार में आ गए थे, उनको बाहर निकालना, जो कि सिस्टम से बाहर निकल जाएंगे, वह भी एक एम था। 2 पॉइंट्स जो कि अपन को रिमेंबर रखने हैं, कुछ पॉइंट्स जो आपके मेन पॉइंट्स बन सकते हैं, अगर आप उनको बीच में बोलते हैं तो आपके मतलब अलग ही इफेक्ट पड़ेगा। इसमें पहला पॉइंट है, छत्तीसगढ़ इज़ द फर्स्ट स्टेट टू पास नोशन सपोर्टिंग द डिमोनेटाइजेशन मूव। जो छत्तीसगढ़ राज्य था वो पहला ऐसा राज्य था जिसने डिमोनेटाइजेशन मूव की तरफ पॉजिटिव इफेक्ट दिखाया था, मतलब एक्सेप्ट किया था। जो फिर सेकंड जो पॉइंट रिमेंबरिंग पॉइंट है वो क्या है, इंटरनेशनल रेस्पॉन्स टू दिस मूव, दिस मूव, ठीक है, हो गया था पॉजिटिव था। जो इंटरनेशनल रेस्पॉन्स आया था ना इसको, वो पॉजिटिव आया था। ठीक है। फिर इसके बाद में अपन उन पॉइंट्स की बात करेंगे जिसकी वजह से डिमोनेटाइजेशन फेल हो गया, वाई डिमोनेटाइजेशन फेल्ड। ठीक है। आपको इन टॉपिक्स और इन पॉइंट्स को अच्छे से याद कर लेना है, और अगर जीडी के लिए आपको अच्छे से तैयारी करनी है ना, तो इन टॉपिक्स को याद करना है। इसके मेन टॉपिक्स जो आपको अच्छे लगते हैं उनको याद कर लेना है, और इनको है ना कम से कम 3 बार शीशे के सामने खड़े होकर बोलना है। ठीक है। रेगुलर आपका मतलब एक ही टॉपिक करवा रहा हूँ मैं, एक टॉपिक करवा रहा हूँ, इसका मतलब आपको इनको आज पढ़ना है, फिर उसके बाद में क्या करना है, शीशे के सामने देख के इनको बोलना है, मतलब याद करना है इन टॉपिक्स को, एक तरीके से रटना नहीं है, एक तरीके से समझना है और उस दिन के लिए तैयार करना है। एक बार पढ़िए, फिर उसके बाद में बोल के देखिए भाई कितना बोल पा रहे हैं, फिर दूसरी बार पढ़िए, फिर देखिए कितना का आप बोल पाते हैं। ठीक है। इसके बाद में अपन पढ़ते हैं कि ऐसे कौन से पॉइंट्स थे जिनकी वजह से डिमोनेटाइजेशन फेल हो गया। इट कॉज्ड ए लॉट ऑफ इनकन्वीनियंस टू कॉमन पीपल, मतलब इसकी वजह से है ना बहुत ज़्यादा इनकन्वीनियंस हुआ था, कॉमन पीपल को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा था। पीपल वर फोर्स्ड टू स्टैंड इन लॉन्ग क्यूज एट ATMs बैंक्स, देयर वॉज वेरी लो लिमिट विड्रॉल दिस टाइम। मतलब यानी कि उनको बहुत ज़्यादा परेशानी हुई, पीपल्स को है ना ATM और बैंकों के सामने बड़ी बड़ी लाइनों में लगना पड़ा, और उसकी वजह से और बैंकों में है ना बहुत कम लिमिट थी कि आप बहुत कम पैसा निकलवा सकते हैं, बहुत कम ही पैसा जमा करवा सकते हो, इसकी बहुत कम लिमिट रखी गई थी। फिर जो सेकंड पॉइंट है वो है, देयर आर मेनी इंडियंस इन बिलो पॉवर्टी लाइन सेक्शन दैट हैव नो बैंक अकाउंट्स, दे सफर्ड ए लॉट ड्यूरिंग द मूव। मतलब यानी कि ऐसे पीपल्स इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा हैं जिनके पास में बैंक अकाउंट भी नहीं था, उनको इस मूव के दौरान बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि जिनके पास बैंक अकाउंट ही नहीं है वो कहाँ पे पैसे चेंज करवाएंगे, कहाँ पे बैंक वो कराएंगे, और बैंकों के अंदर उस टाइम पे केवल 2000 रुपीज़ ही निकलवा सकते थे या चेंज करवा सकते थे, पर जिनके पास बैंक अकाउंट नहीं था उनकी बहुत ज़्यादा नुकसान, मतलब बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा। ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट मूव की बात, मतलब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। पीपल हु आर इन इमरजेंसी, जो कि इमरजेंसी कंडीशन सिचुएशंस में थे, सच एज मेडिकल इमरजेंसी एंड मैरिज सेरेमनीज, सफर्ड ए लॉट ड्यूरिंग द मूव। मतलब कि यानी कि जो इमरजेंसी सिचुएशंस में पीपल थे, जैसे कि मेडिकल इमरजेंसीज हो गई उनको है ना, और मैरिज सेरेमनी, उस टाइम पे उनके पास में पैसे की बहुत ज़्यादा कमी आ गई और उनकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हुए। ठीक है। जो नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो कौन सा है, ड्यू टू डिले इन सर्कुलेशन ऑफ न्यू नोट्स, है ना, डेली वेजेस वर्कर्स आर अनेबल टू गेट देयर डेली वेजेस ऑन टाइम। यानी कि जो न्यू नोट्स थे उनके सर्कुलेशन में थोड़ा तो टाइम लगाया था, 3-4 महीने लग गए थे, मतलब सर्कुलेशन में नॉर्मल आते आते। तो जो डेली वेजेस वर्कर्स थे, जो रोज़ाना काम करते थे, रोज़ाना उनको पैसे मिलते थे थोड़े थोड़े, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, उनको डेली वेजेस अपना मिलना मुश्किल हो रहा था उस टाइम पे। ठीक है। इट हैज़ बैडली अफेक्टेड द बिजनेस, जो बिजनेस के ऊपर जो डिमोनेटाइजेशन का वो बहुत बुरा असर पड़ा था।
द इंडियन इकोनॉमी कम टू ए स्टैंड स्टिल, जब बिजनेस पे बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ेगा तो उसकी वजह से इकोनॉमी पे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा और वो एक ठहराव पे आ गई, मतलब एक जगह ठहर गई, मतलब इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा परेशानी आ गई। ठीक है। और एक रिपोर्ट आई थी उसके अंदर 99% ऑफ द डिमोनेटाइज्ड करेंसी नोट्स रिटर्न टू द गवर्नमेंट एज पर द RBI annual report 2017. With this report it was revealed that black money holders are not at much loss. ठीक है। इसका मतलब ये है हुआ कि 99% जो विमुद्रीकरण के दौरान जो ब्लैक मनी थी उसमें से है ना 99% मनी वापस RBI के पास में आ गई। किसके? 2017 के एनुअल रिपोर्ट के RBI ने 2017 की जो एनुअल रिपोर्ट बताई 2016 के बाद 2017 उसमें ये बताया गया कि जो 99% जो ब्लैक मनी थी ना वो वापस किस में आ गई? बैंकों के पास में, गवर्नमेंट के पास में ब्लैक मनी वापस आ गई। और इस रिपोर्ट के बाद में ये रिवील हो गया कि जो ब्लैक मनी होल्डर्स थे उनको ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, मतलब 1% मनी ही वापस नहीं आई, तो मतलब ब्लैक मनी होल्डर्स थे उनको ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं हुआ। ठीक है। तो इसके बाद में हम बात करते हैं GDP के बारे में। वर्ल्ड बैंक एस्टिमेटेड दैट डिमोनेटाइजेशन मूव विल रिड्यूस GDP ग्रोथ फ्रॉम 7.6% टू 7% फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2016-17। वर्ल्ड बैंक ने ये बताया कि जो डिमोनेटाइजेशन मूव था उसके बाद में GDP की ग्रोथ 7.6 से किस पे आ गई? 7% पे आ गई। कौन सी ईयर के लिए? 2016-17 ईयर के लिए, मतलब बहुत ज़्यादा GDP में भी नुकसान हुआ। और इसका कंक्लूजन क्या निकलता है? मतलब कि डिमोनेटाइजेशन फ़ायदेमंद था, नुकसानदायक था, क्या था, फेल्यूर था, सक्सेसफुल था, वो उसके बारे में क्या हुआ। तो शुरुआत की अगर हम बात करें, एट फर्स्ट डिमोनेटाइजेशन मूव हैड बोथ सपोर्टर्स एंड अपोजर्स। अगर शुरुआत की बात करें तो डिमोनेटाइजेशन के जो बात करते हैं तो आधे तो सपोर्टर्स थे और आधे अपोजर्स थे, मतलब आधे अपोनेंट में चल रहे थे और आधे सपोर्ट में चल रहे थे। बट बैन RBI एनुअल रिपोर्ट वॉज मेड पब्लिक, लेकिन जब RBI की जो एनुअल रिपोर्ट आई थी जो कि जनता को पता चला, ए ईयर आफ्टर द डिमोनेटाइजेशन मूव, एक साल बाद में, डिमोनेटाइजेशन मूव के एक साल बाद में, इट वॉज क्लियर दैट डिमोनेटाइजेशन इज़ ए फेल्यूर। ये क्लियर हो गया जो डिमोनेटाइजेशन था वो क्या था? एक फेल्यूर था, क्योंकि 99% मनी तो वापस आ गई थी। ठीक है। इट कुड नॉट स्टॉप ब्लैक मनी फ्रॉम द कमिंग बैक टू द सिस्टम। ठीक है। इसकी वजह से मतलब जो ब्लैक मनी थी वो वापस आने से नहीं रुक पाई, वापस सिस्टम के अंदर वापस आ गई। इन डिजिटल ट्रांजैक्शन डज नॉट मीन दैट सिस्टम, यहाँ तक ठीक है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है, इंक्रीज इन डिजिटल ट्रांजैक्शन डज नॉट मीन दैट द डिमोनेटाइजेशन पार्टली सक्सेसफुल। जो इसमें कोई फ़ायदा मनी से तो हुआ नहीं, लेकिन क्या हुआ? कैशलेस ट्रांजैक्शन बढ़ गया, तो इसको अपन डिमोनेटाइजेशन मूव का पार्टली सक्सेसफुल नहीं बोल सकते, क्योंकि एक्सेलरेशन ऑफ कैशलेस इकोनॉमी कैन बी डन प्रॉपर वे विदाउट कॉजिंग इनकन्वीनियंस टू पब्लिक। यानी समझो अगर अपन इसको कैशलेस इकोनॉमी बढ़ गई मान लो, है ना, तो उसको अपन है ना जो सक्सेसफुल, पार्टली सक्सेसफुल नहीं बोल सकते डिमोनेटाइजेशन को। अगर कैशलेस इकोनॉमी ही बढ़ानी थी, एक्सेलरेशन करना था उसका, मतलब आगे बढ़ाना था उसको, तो वो तो बिना पब्लिक को परेशान किए भी किया जा सकता था। ठीक है। तो इस टॉपिक पे जितनी भी जो इम्पोर्टेंट डिटेल्स थी मैंने आपके साथ में डिस्कस कर दी। अगर आप इसको याद करते हो और अच्छे से तैयार करते हो तो आपको GD में अच्छा रिस्पॉन्स मिलने वाला है। ठीक है। अब रोज़ाना हम पर्टिकुलरली 1 by 1 टॉपिक लेके चलेंगे और इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। अगर आपको आपके व्यूज़ इसके ऊपर क्या हैं वो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इसमें क्या सुधार करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको आगे GD की तैयारी हमारे साथ करनी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है। थैंक यू।